हमें अगर जलील होना नहीं था तो मोस्ट वेलकम कौन से जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप लोग बेटा? सॉरी मैं लेट था, इसलिए वेरी सॉरी। आप लोगों के जिन्हें एक असाइनमेंट लगाई थी कि आप लोगों ने जो डायबिटीज़ है उसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या है आप लोगों ने पढ़ा है? बाकी लोगों को बोल दें जल्दी से ऑनलाइन हो जाए प्लीज़। वेरी गुड आफ्टरनून। वालेकुम अस्सलाम बेटा, होप सो आप ठीक होंगे। तो ऑलमोस्ट 10 मिनट गुजर चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा, शुरू स्टार्ट ना। तो आप लोग बताएं कि पहले ये चीज़ है कि डायबिटीज़ वन क्या होती है, डायबिटीज़ होती क्या है, इसको डिफाइन करेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, थैंक यू वेरी मच। आप लोग ठीक होंगे। ओके वेल, डायबिटीज़ को बेटा डिफाइन करें जल्दी से, ताकि हम डायबिटीज़ DM2 पढ़ें, टाइप 2 पढ़ें। ओके बेटा, वालेकुम अस्सलाम बेटा, थैंक यू। जज़ाकल्लाह बेटा, थैंक यू वेरी मच, मोर देन फाइन। ओके, मल्टी सिस्टम डिजीज़ है। चलिए आप लोग जल्दी से बता दें मुझे कि ये टाइप 1 जो है या डायबिटीज़ का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। डायबिटीज़ का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? आप लोगों को डायबिटीज़ की फाइन करना नहीं आई मुझे पता है, तो आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा, है ना? वेल, आज तक हम ये समझते रहे कि मेरे बच्चे लायक होते जा रहे हैं और बच्चों ने डायबिटीज़ नहीं पढ़ी। वेरी बैड। हाँ बच्चों, ओके मरियम, इट्स अ गुड डेफिनेशन। आपने काफ़ी अच्छी डेफिनेशन बताई है हमें कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें इंसुलिन इंसफिशिएंसी होती है या बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। वेरी गुड, ठीक है। ओके, प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहता है। HbA1c इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डायबिटीज, ओनली HbA1c। ओके, क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया, ओके वेरी गुड वेरी गुड, ओनली HbA1c। बेटा सर्टेन टेस्ट और भी होते हैं जो कि आप लोगों को पता है लेकिन आपके माइंड में अभी आ रहे होंगे। लाइक वेरी गुड, हीरा ने अच्छी डेफिनेशन, अच्छी चीज़ें बता दी हैं। ओके वेल गुड। हीरा अगर यूरन के बारे में ऐड कर लेंगे तो मेरा ख्याल है मोर इफेक्टिव हो जाएगा। HbA1c ऐड कर लेंगे और ज़्यादा चीज़ें ऐड हो सकती हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा। RBG, अच्छा रैंडम ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। ओके ओके, वेल 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 वेल, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वेलकम। ओके, अच्छी एफर्ट है अगर आप लोगों को पता है ये चीज़ों का, तो आई रियली अप्रिशिएट यू। और मुझे लग रहा है कि आप लोग ये चीज़ें पढ़ के बता रहे हैं मुझे, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, इसलिए ये चीज़ें आप लोगों को आ रही हैं। लेकिन एनी हाउ, इसके अलावा इसके अलावा कोई और चीज़ भी हो सकती है टेस्ट में, कोई और टेस्ट भी हो सकता है। ये बेटा सारी चीज़ें बता चुके हैं। बेटा वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही बेटा, आप अपना पेज को रिफ़्रेश कीजिएगा, अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिएगा, फिर उम्मीद है कि आपको आवाज़ आ जाएगी। ओके वेल, यूरन कीटोन बॉडीज़,
यूरिन कीटोन बॉडीज के अलावा शुगर के लिए यूरिन को चेक नहीं कर सकते बेटा? ठीक है, इसके अलावा और कोई टेस्ट हो सकते हैं? अच्छा, पेशेंट को इंसुलिन क्यों देते हैं? ओके, वेल, वेरी गुड। ठीक है, डेफिनेटली अब ये लोग टेस्ट कर रहे होते हैं। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज हो गया, रैंडम हो गया, HbA1c हो गई, OGTT हो गया, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, यूरिन फॉर कीटोन, डेफिनेटली यस, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, इंसुलिन क्यों देते हैं पेशेंट्स को? ये लास्ट टाइम मैंने बड़ी 2-3 दफ़ा रिपीट किया था कि पेशेंट्स को इंसुलिन दी जा रही होती है। और कौन से पेशेंट्स को इंसुलिन देते हैं? कौन से पेशेंट्स को इंसुलिन देते हैं? ओके, इसके अलावा इंसुलिन सेल के अंदर तो बेटा लेके जाती है ग्लूकोज को, होम्योस्टैटिक का बिल्कुल आपने सही बताया है। लेकिन कोई ऐसी कंडीशन थी जिससे प्रिवेंट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि उन पेशेंट्स को एक्सोजीनियस इंसुलिन दी जा रही होती है। वालेकुम अस्सलाम बेटा। हाँ, जब पेंक्रियाज रिक्वायरमेंट में इंसुलिन नहीं बना रहा होता तो शुगर लेवल हाई होता है तो टाइप 2 में दी जा रही होती है। अच्छा, इंसुलिन टाइप 2 में देते हैं? ओके बेटा, लेकिन इंसुलिन देते क्यों हैं? क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें बेटा टाइप 1 में इंसुलिन देते हैं? आपने टाइप 1 टाइप करना था और आपने टाइप 2 टाइप कर दिया। आई थिंक सो ये एरर होगा आपकी तरफ से। बेटा अगर आप सिंपल ये मुझे कह देते ना कि सर ये जो इंसुलिन है, बेटा अभी तक आप लोगों ने मुझे आंसर नहीं किया, स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, सोचिए सोचिए सोचिए, मेक इट फास्ट। वेरी गुड मरियम, वेरी गुड। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से बचने के लिए, यस, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मैंने बेटा क्वेश्चन ये था कि जो इंसुलिन होती है वो पेशेंट्स को क्यों दी जा रही होती है? बेटा ये सिर्फ कीटोसिस से बचने के लिए, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से बचने के लिए। एग्जैक्टली, ओके, वेल, ठीक है। तो ये हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन अब मैं आपको कीटोएसिडोसिस के बारे में अगेन एक लेक्चर है मेरे पास, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि ये कीटोएसिडोसिस होती कैसे है। और बेसिकली ये कीटोसिस से प्रिवेंट करने के लिए उसको एक्सोजीनियस इंसुलिन दी जा रही होती है, ये याद रखिएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये जो टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस है इसमें इंसुलिन क्यों दी जा रही होती है, तो हमेशा आपने ये कहना है कि कीटोसिस से बचने के लिए। बेटा आपके सेल में कोई प्रॉब्लम होगा इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही, बाकी सबको आवाज़ आ रही है बेटा? किसी और को प्रॉब्लम है आवाज़ का? वॉइस प्रॉब्लम हो किसी को, किसी स्टूडेंट्स को आवाज़ ना आ रही हो, लेट मी नो। बेटा स्लाइड चेंज तो अभी मैं कर ही नहीं रहा, मैं तो अभी आप लोगों से पिछली चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी हैं। ओके, वेल, गुड बेटा, बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है? अक्सर बेटा आप अपना सेल, या तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है या नेटवर्क इशू हो सकता है, पेज रिफ्रेश करके देख लें या अपनी लोकेशन चेंज करके देख लें। ओके, सर्टेन टेस्ट भी हमने डिस्कस करने थे आज के। मैंने आपको कहा था कि आप डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़ लीजिएगा। टेस्ट में आप लोगों ने मुझे HbA1c का बताया, वेरी गुड। इसके अलावा फास्टिंग रैंडम का बताया है, वालेकुम अस्सलाम, वेल वेल बेटा, गुड। फास्टिंग रैंडम का बताया है, वेरी गुड। अच्छा, इसकी कोई रेफरेंस वैल्यूज़ भी होती हैं बेटा?
कोई रेफरेंस वैल्यूज़ भी होती हैं, लाइक अगर हम बात कर लेते हैं HbA1c की या फास्टिंग या रैंडम की बात कर लेते हैं, क्या इसकी कोई वैल्यूज़ भी होती हैं, कोई रेफरेंस वैल्यूज़ जिसको हम फाइनल डायग्नोज कर सके कि ये पेशेंट्स अगर इसका ग्लूकोज का लेवल इतना था तो हम फास्टिंग में उसको प्री डायबिटिक कह सकते हैं या डायबिटीज़ का कंफर्म केस कह सकते हैं, कोई ऐसी कंडीशंस? ओके, फास्टिंग 70 to 100 होती है, ओके ठीक है। अगर हम रैंडम की बात करें तो अगर हम रैंडम की बात करें तो अक्सर बेटा फिर आपका आई डोंट थिंक सो कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी लोगों को आवाज़ क्लियर है तो इसका मतलब आपके हाँ कोई प्रॉब्लम है। फास्टिंग 110 to 80 होती है, ओके ओके। रैंडम की अगर हम बात करें बेटा तो रैंडम कितनी होती है? बेटा रैंडम 170 to 199 होती है। ओके मरियम बेटा 6.5 तक नॉर्मल होती है, लेस देन 7 होना चाहिए, लेस देन 7 मिली मोल पर लीटर होनी चाहिए। 170 to 99 बेटा ये रैंडम की आप बात कर रहे हैं। अक्सर बेटा मुझे नहीं पता कि आपका क्यों नहीं आवाज़ आ रही, लेकिन बाकी लोगों को आ रही है ना बेटा, एरर आपकी साइड से हो सकता है। ओके वेल, आज हमने टाइप 2 डायबिटीज़ नाइटस भी डिस्कस करनी है। बेटा आपने हैंड फ्री लगाए होंगे, हैंड फ्री में कोई एरर आ रहा होगा, सेल में एरर आ रहा होगा, कहीं और पे साइट जो लिंक दिया गया है उसको ओपन करके देखें। ठीक है बेटा, अगर हम फास्टिंग की बात करें तो वो पेशेंट्स जो कि नॉर्मल होते हैं, जिनके अंदर डायबिटीज़ नहीं होती, उनमें लेस देन 100 mg/dl होना चाहिए। नॉर्मल जो ग्लूकोज का लेवल है उनके अंदर 70 से लेके 100 तक लेस देन 100 mg/dl होना चाहिए अगर हम फास्टिंग की बात करते हैं तो। और जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है वो कैसे करते हैं, एनीबॉडी नोज? बल्कि मेरा ख्याल है कि आप सबको पता है। ओके वेल, बेटा ये रैंडम होती है, 110 से लेके 170 तक होती है, 180 तक भी लिखा हुआ है बुक के अंदर, लेस देन 200 भी बेटा लिखा हुआ है। लेकिन ये 110 से लेके 170, 180, 190, लेस देन 200 बेटा ये सारी रीडिंग्स मुझे मिली हैं। लेस देन 200 तक अगर मिल रही है कहीं पे, इवन के जो प्री डायबिटिक होते हैं, प्री डायबिटिक जिसके अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है, उन बुक में ये भी लिखा हुआ है कि वो 130 से लेके 199 तक अगर है तो उसको प्री डायबिटिक हम कह सकते हैं। प्री डायबिटिक पेशेंट्स जिनके अंदर ग्लूकोज का लेवल 130 से लेके 199 mg/dl, ये भी बेटा बुक के अंदर मेंशन हुआ है। ओके बेटा, आप हैंड फ्री अपने चेक करें, हो सकता है हैंड फ्री में कोई एरर आ रहा हो। ओके बेटा, बेटा फिर आपके सेल में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, डायग्नोज करवाएं प्रॉपरली, लैपटॉप यूज़ करें अदरवाइज। ठीक है, इसके अलावा बेटा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की बात कर रहे थे हम। जिसमें हम एक स्पेसिफिक अमाउंट में हम ग्लूकोज देते हैं, ग्लूकोज देने के बाद विद इन 2 आवर्स हम उसको मेजर कर रहे होते हैं।
ओके, वेरी गुड बेटा। ऐसे ही होता है कि उसमें जो मैक्सिमम आप कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे होते हैं या ग्लूकोज दे रहे होते हैं, उसमें 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स आप दे रहे होते हैं बेटा। 2 आवर्स में चेक कर रहे होते हैं, विद इन 2 आवर्स वीनस प्लाज्मा या सीरम ग्लूकोज का लेवल मेजर कर रहे होते हैं। 2 आवर्स है बेटा, 1 आवर नहीं है, विद इन 2 आवर है। ओके बेटा, इसके अंदर ना 3 चीज़ें बेसिकली देख रहे होते हैं हम। जो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज होती है उसके अंदर आईजीएफ होती है, आईजीएफ में इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज है। आईजीटी होता है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, और तीसरी जो चीज़ होती है वो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। ये 3 टेस्ट मेनली, जैसे आपने स्टार्ट में कह दिए थे बेटा, स्लाइड में चेंज ही नहीं कर रहा बेटा। हम पहले वाला डिस्कस कर रहे हैं अभी, पहले वाला जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो डिस्कस कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आपको आवाज़ नहीं आएगी, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ? एनी हाउ, अच्छा HbA1c क्या है बेटा? HbA1c जल्दी बताएं बेटा। उसके बाद हमने टाइप 2 भी स्टार्ट करनी है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में भी डिस्कस करना है। HbA1c क्या है? HbA1c मोस्टली आप कहते हैं कि जाके HbA1c करवा लें। व्हाट इज़ HbA1c? अब सिंपल ये ना कह दीजिएगा कि सर ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है फॉर डायबिटीज़ मेलिटस। मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताना है आप लोगों ने कि HbA1c है क्या चीज़। ओके, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्टिंग भी इसे कहा जाता है, ग्लाइको हीमोग्लोबिन भी इसे कहा जाता है, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन भी इसे कहा जाता है। बेटा 2-3 नाम है इसके, हीमोग्लोबिन, HbA1c, डेफिनेटली। इसमें होता क्या है बेटा? चले बेटा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या हो रहा होता है बेसिकली। बेटा जो आपके RBCs होते हैं ना, ओके डेफिनेटली यस बेटा, यही होता है कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल था वो पिछले कुछ वीक्स, और वो वीक्स कितने हैं में कितना रहा है? 3 to 4 वीक्स हैं बेटा। नो 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 नो, 12 वीक्स तक है आई थिंक, 12 वीक्स तक, 8 to 12 वीक्स है आई थिंक। अब ये जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्टिंग है बेटा, इसके अंदर होता क्या है बेसिकली बेटा? 12 वीक्स तक है, 6 to 12 वीक्स है आई थिंक, नॉट आई थिंक बल्कि कंफर्म है, 6 to 8 वीक है। ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो आप HbA1c के बारे में बता रहे थे कि ये एक इंडिकेटर होता है। ओके वेल, ठीक है। ओके थैंक यू हीरा बेटा। बेटा इसमें ये होता है कि जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होती है ना, अब जो RBCs होते हैं ना, इनके अंदर जब ग्लूकोज जा रही होती है तो इनको इंसुलिन रिक्वायर्ड नहीं होती, इंसुलिन की ट्रैपिंग रिक्वायर्ड नहीं होती। जिस तरह न्यूरॉन्स है या ब्रेन है ना, उसके अंदर भी इंसुलिन रिक्वायर्ड नहीं होती। सेम कंडीशन विद द RBCs। तो RBCs का जो लाइफ स्पैन है ये 120 डेज है। इसलिए जो हीमोग्लोबिन है ये नॉर्मली बिकम ग्लाइकेटेड टू फॉर्म हीमोग्लोबिन। अब इसके अंदर 2 वेरिएशन है, 2 चीज़ें होती हैं। वन इज टाइप 1A एंड टाइप 1B। टाइप 1A और टाइप 1B के अंदर जो इसकी कंसनट्रेशन होती है वो 2 to 4% होती है, लेकिन जो A1C होती है उसके अंदर इसकी कंसनट्रेशन 4 to 6% होती है। इसलिए जो ग्लूकोज के मालिक्यूल्स हैं वो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहे होते। जब इंसुलिन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते तो ये मालिक्यूल्स जो कि ग्लूकोज के मालिक्यूल्स हैं ये RBCs के साथ अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के रिजल्ट में ये उसको ग्लाइकेटेड बना देते हैं, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बना देते हैं।
या ग्लाइकोसिलेशन भी कहा जाता है इसको। ग्लाइकोसिलेशन में ये प्रोसेस होता है जिसमें जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाते हैं, और जैसे जैसे ये अटैच होंगे ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है कि नॉर्मली जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आरबीसीज के साथ अटैच हो जाते हैं तो वो रिवर्स नहीं हो सकते। ओके बेटा, सिंपल करके बता देता हूँ। बेटा सिंपल इसमें ये होता है, ये जो HbA1c है इसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है, ग्लाइको हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है, HbA1c। ठीक है, ये इसके 3-4 नाम हैं। अब ये A1c का क्या चक्कर है, इसके लिए आप फिर से बता रहा हूँ बेटा, इसका क्या चक्कर है इसका आपको बता देता हूँ। अब बेटा जो हीमोग्लोबिन होती है ये नॉर्मली जो ग्लूकोज है ये कंटेन नहीं करती। अब जैसे हीमोग्लोबिन बोन मैरो से आ रही होती है तो ये नॉर्मली बेटा हीमोग्लोबिन कंटेन नहीं कर रही होती। ओके, एग्जैक्टली बुशरा बेटा आप सही बता रही हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। लेकिन ये इसके साथ ज्वाइन कैसे करती है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन क्यों कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मली जब हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस हो रही होती है तो ये ग्लूकोज कंटेन नहीं कर रही होती। लेकिन होता क्या है कि जब इसका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, आरबीसीज की अगर हम बात करें तो आरबीसीज हीमोग्लोबिन कैरी कर रहे होते हैं। अब ये जो हीमोग्लोबिन है बेटा ये 3 फॉर्म में पाई जाती है। A1 में पाई जाती है, A1B के अंदर पाई जाती है और A1C के अंदर पाई जाती है। अब जो A1A और A1B है इसकी जो कंसंट्रेशन है बेटा ये 2 to 4% है, और जो A1C की कंसंट्रेशन है ये 4 to 6% है। अब जो ग्लूकोज है पहले क्या होता है कि ये नॉर्मली आरबीसीज के साथ इंटर नहीं होती, लेकिन जैसे ही ये फ्रेजाइल होना शुरू हो जाते हैं 120 डेज का इनका लाइफ स्पैन हो जाता है तो ये जो हीमोग्लोबिन है इसके साथ या आरबीसीज के साथ जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं ये अटैच होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये अटैच होते हैं तो उस प्रोसेस को ग्लाइकोसाइलेशन कहा जाता है, GLYCOSYLATION। अब ये जो प्रोसेस होता है ये इरिवर्सिबल होता है, मीन कि अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल आके अटैच हो गया है ना तो वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल डी अटैच नहीं होएगा, रिमूव नहीं होएगा, इसलिए इस प्रोसेस को इरिवर्सिबल कहा जाता है। और ये अटैच कहाँ पे हो रहा होता है, A1C के अंदर अटैच हो रहा होता है, इसलिए वो ब्लड जो कि हाई इन ग्लूकोज है जब आरबीसीज के साथ अटैच होएगा तो इसलिए आरबीसीज क्या करती है, हीमोग्लोबिन कैरी कर रही होती है, तो इस कंडीशन को ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बेटा 6 to 12 वीक्स का रिकॉर्ड दे रही होती है, लेकिन उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर कंसिस्टेंटली हाइपरग्लाइसीमिया हो, हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो आरबीसीज के साथ अटैच हो जाते हैं, जैसे ही अटैच होंगे तो उस कंडीशन को ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहा जाता है। इसलिए ये HbA1c का टेस्ट करवाया जाता है और इसकी जो एफिकेसी है या इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 4 to 6% होती है, इसलिए जो इसका नॉर्मल वैल्यू ली जाती है उसमें लेस देन 7 ली जाती है, या आप ये कह सकते हैं कि 6.5 तक इसकी नॉर्मल वैल्यू ली जाती है। और वो पेशेंट्स जो डायबिटिक होंगे जिनका कंसिस्टेंटली ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होएगा उनके अंदर जो HbA1c का लेवल होएगा, H1AC का लेवल होएगा या HbA1c का लेवल होएगा वो मोर देन 7% होएगा या ग्रेटर देन 7% होएगा। इसलिए जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं जिनके अंदर डायबिटीज़ डायग्नोज नहीं है तो उनका लेवल 6.5 से लेके लेस देन 7 होना चाहिए। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि वो पेशेंट्स जिनका HbA1c 7 से ज़्यादा है तो उनको नॉर्मलाइज करके 7 पे लेके आना चाहिए, और जो नॉन ग्लाइसीमिक लेवल होता है या ना वो नॉन डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो HbA1c का लेवल है वो 6% होना चाहिए। और बाकी जैसे आप बता रहे थे कि जो HbA1c का टेस्ट इसलिए करवाया जाता है कि ये लॉन्ग टर्म प्रिडिक्टिव वैल्यू दे रहा होता है डायबिटीज़ की, ताकि वो कॉम्प्लिकेशन को लीड ना कर रहे। ठीक है, तो ये HbA1c बेटा इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें हमें प्रीवियस 12 वीक्स के रिजल्ट का पता चल जाता है कि उसने अपनी जो डायबिटीज़ है उसको
गुड कंट्रोल किया हुआ था, नॉर्मल कंट्रोल में था या पुअर कंट्रोल में था, इसलिए HbA1c का लेवल करवाया जा रहा होता है। ओके वेल, ठीक है। आज हम टाइप 2 डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप 2 के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। बेटा जो टाइप 2 होती है, अच्छा इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर बेटा टाइप 2 के अंदर ये है कि हम मोस्टली कह देते हैं कि ये जो टाइप 2 है ये नॉन इंसुलिन डायबिटीज़, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है कहते हैं। बेटा ये टर्मिनोलॉजी रॉन्ग है। बुक कहती हैं कि प्रीवियसली हम ये कह देते थे टाइप 2 को कि ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, लेकिन सर्टेन कंडीशन ऐसी प्रोड्यूस हो जाती हैं जिनमें इसमें इंसुलिन देनी पड़ सकती है, तो इसलिए ये टर्मिनोलॉजी गलत हो सकती है और इसको आप ये कह सकते हैं कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, रेदर देन कि आप इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहें। उससे बेटर ऑप्शन है, ये बेटर टर्मिनोलॉजी ये है कि आप इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कह दें। गेट इट? टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस ज़रूर हैं, लेकिन उसके साथ टाइप 2 के साथ आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस नहीं कह सकते। ये बेटा बुक के अंदर मेंशन लिखा हुआ है। इसके अलावा जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होती है उसमें मेजॉरिटी जो केसेस होते हैं 90 से 95% वो ओबीज होती हैं, ओबेसिटी की वजह से हो रही होती है। अब इसके अंदर मेनली 3 ही मेटाबॉलिक प्रॉब्लम आ रहे होते हैं। वो 3 मेटाबॉलिक प्रॉब्लम क्या है? पहली जो चीज़ है मेटाबॉलिक प्रॉब्लम के अंदर कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है। जो मेटाबॉलिक, अगर हम अबनॉर्मलिटीज़ की बात करें तो टाइप 2 के अंदर बेटा 3 मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। एग्जैक्टली बेटा वही अगेन वही बता रहा हूँ मेरा बेटा, थैंक यू वेरी मच, आपने रिमाइंड करवा दिया कि पहली जो चीज़ हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है। वेरी गुड। दूसरा हमने ये कहा था कि इंसुलिन की जो सेक्रेशन है वो डीअरेंज होना शुरू हो जाती है, जो नॉर्मली रिक्वायर्ड अमाउंट में सेक्रेट होनी होती है वो नहीं होती। और तीसरी चीज़ ये होती है कि ग्लूकोज की प्रोडक्शन बाय द लिवर इंक्रीज हो जाती है। वेरी गुड, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो ये 3 कंडीशन ऐसी होती हैं जिसके अंदर वी कैन से कि देयर इज ए रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। अब सपोज अगर कह देते हैं कि हम रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है, अब रेजिस्टेंस होएगी तो पीछे से क्या होता है कि इंसुलिन ज़्यादा सेक्रेट होना शुरू हो जाती है। हो सकता है कि बीटा सेल ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रेट करेंगे, लेकिन सर्टेन कंडीशन ऐसी एग्जिस्ट करती है कि बीटा सेल एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन सेक्रेट करके जब वो यूटिलाइज ही नहीं होती तो जो बीटा सेल्स हैं उनके अंदर एग्जॉशन होना शुरू हो जाती है, तो वो अपनी सेक्रेशन रिड्यूस कर देते हैं। जब वो अपनी सेक्रेशन को रिड्यूस करते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो नॉर्मली ग्लूकोज का लेवल होता है, ग्लूकोज से सेल के अंदर जाना होता है वो सेल के अंदर नहीं जाता, वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तीसरी कंडीशन ऐसी होती है कि लीवर के अंदर हो सकता है IGF ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है, तो ये भी हाइपरग्लाइसीमिया को रिलीज करती हैं। ये तीनों कंडीशन टाइप 2 डायबिटीज के अंदर वी कैन से कि देयर इज ए मेटाबॉलिक abnormalities that lead to type 2 diabetes mellitus, and these metabolic abnormalities are, one is insulin resistance, second one is dearranged secretion of insulin, third one is increase glucose secretion या production by the liver। ये 3 कंडीशन होती हैं। अब अगर हम टाइप 1 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो हमने कहा था कि उसके अंदर एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होती है, लेकिन टाइप 2 के अंदर सर्टेन कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं। टाइप 2 के अंदर इंसुलिन का लेवल ज़्यादा भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, लो इंसुलिन लेवल भी हो सकता है। ये तीनों कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होती हैं। जिस तरह हमने 3 मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया है, सेम 3 कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं कि इंसुलिन की सेक्रेशन कम भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अगर हम पहली टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं जिसमें हमने कहा था कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है। अब इंसुलिन की रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है कि इंसुलिन की जो एबिलिटी होती है टू एक्ट ऑन द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, वो एबिलिटी लॉस हो जाती है या वो एबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, उसको रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स ही नहीं मिलती। जब रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स नहीं मिलेंगी, चाहे वो मसल्स के ऊपर पड़ी हैं रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स, चाहे वो लीवर के ऊपर पड़ी हैं रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स पड़ी हैं, जब वो ऑक्यूपाई हो जाती हैं तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है।
अब इसके अंदर मेनली हमने जो पैथोलॉजी के बारे में बात की थी, हमने पहली कंडीशन जीन्स के बारे में डिस्कस किया था, और मैंने आपको आई थिंक डे फर्स्ट पे जब हम पढ़ रहे थे उसमें ये भी बताया था कि वो पेरेंट्स जिनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होती है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, तो उनको फैमिली मैरिज से प्रिवेंट करना चाहिए, फैमिली मैरिजेस नहीं करवानी चाहिए, अदरवाइज वो फैमिली के अंदर रन करना शुरू कर देती हैं। और अगर दोनों पेरेंट्स जिनमें हस्बैंड और वाइफ दोनों डायग्नोज्ड केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है, तो उनके जो बच्चे होंगे उनके अंदर 40% चांसेस होते हैं कि उनके बेबीज के अंदर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो। ये एक रिसर्च है वो ये कह रही होती है, इसलिए फैमिली मैरिजेस को डिस्करेज किया जा रहा होता है। अब बेटा जैसे इंसुलिन की सेक्रीशन, इंसुलिन की रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस जैसे होएगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि पीछे से बीटा सेल की इंसुलिन ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रेट करते हैं। वो ये समझते हैं कि कहीं पे अगर कोई रिसेप्टर्स दैट आर नॉट ऑक्युपाइड बाय द एंटीबॉडीज, तो वहाँ पे इंसुलिन जाके एक्ट करे और फौरन से पहले ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मलाइज करे। लेकिन उसके रिजल्ट में क्या होता है कि हाइपर इंसुलिनिया होना शुरू हो जाता है, कि इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अब ये जो इंसुलिन का लेवल है या ग्लूकागॉन का लेवल है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। तो जैसे ही ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होएगा इंसुलिन सेक्रेट होएगी। अब इंसुलिन ने क्या किया, एक सेट पॉइंट के ऊपर नॉर्मलाइज कर दिया, देन इंसुलिन की सेक्रेशन इनिबिट हो जाती है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के रिजल्ट में कहीं पे भी कोई रिसेप्टर मिलता है तो बीटा सेल्स इंसुलिन को ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रेट करती हैं ताकि वो रिसेप्टर के ऊपर जाके इंसुलिन बाइंड करे और ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मलाइज करे। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। जैसे इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होता है तो उसके रिजल्ट में ये जो इंसुलिन की ज़्यादा सेक्रेशन है ये बीटा सेल की एग्जॉशन काज कर रहे होते हैं, इवन के बीटा सेल की फेलियर भी काज करते हैं। बीटा सेल थकना शुरू हो जाते हैं, एग्जॉशन होना शुरू हो जाती है। एग्जॉशन होने के रिजल्ट में एट द एंड क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल तो नॉर्मलाइज नहीं होता, ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो इवेंचुअली इंक्रीज रहता है, लेकिन जो इंसुलिन की सेक्रेशन है दैट विल बी रिड्यूस्ड ड्यू टू एग्जॉशन या ड्यू टू फेलियर ऑफ बीटा सेल्स। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि इंसुलिन का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, कम होएगा। तो वी कैन से कि देयर इज absolute deficiency of insulin in the type 2 diabetes mellitus। इसलिए इस पेशेंट्स के अंदर जो कीटोसिस है जिस तरह टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर हो रही होती है उसमें नहीं होती। कीटोसिस, कीटोन्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। अगर हम वी कैन से कि देयर इज ए एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी, तो वी कैन से कि देयर इज ए रिस्क, देयर इज ए इंक्रीज टेंडेंसी टू डिवेल्प कीटोसिस। लेकिन टाइप 2 के अंदर कीटोसिस नहीं हो रही थी। इसलिए इन वो पेशेंट्स जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के आते हैं उनको ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट से ट्रीट किया जा रहा होता है कि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होएगा, ग्लूकोज के लेवल को ज़्यादा होने के रिजल्ट में जैसे इंक्रीज होएगा ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स उन पेशेंट्स को दे दो, तो वो ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं। लेकिन सर्टेन ऐसी कंडीशंस आती हैं जिसके अंदर ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते, तो उन कंडीशन के अंदर टाइप 2 के अंदर भी इंसुलिन दी जा रही होती है। इसलिए वी कैन नेवर से कि टाइप 2 इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। यस एग्जैक्टली बेटा, टाइप 1 के अंदर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होती है और टाइप 2 के अंदर 3 कंडीशन होती हैं जो कि आपने ऑलरेडी पहले बता दी हैं कि या तो रेजिस्टेंस हो सकती है, या डिक्रीज सेक्रीशन हो सकती है, या इंक्रीज ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो सकती है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में बेटा क्या फ़र्क है कि इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या क्यों कहा जाता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है, इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग समझ लेंगे तो मेरा ख्याल लेगा आप लोगों के लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बेटे इसमें ये होता है कि जिस तरह टाइप 1 के अंदर हम इंसुलिन को दे रहे होते हैं,
किससे प्रिवेंट करने के लिए? कीटोसिस से प्रिवेंट करने के लिए। डू यू थिंक, ओके बेटा अगेन ये बता दूंगा, नथिंग टू वरी, ग्लूकोज की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है ये भी बता दूंगा, लेकिन ये पहले आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम इसको कैसे क्या क्यों कहते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है, आप लोग समझ जाएंगे मेरा ख्याल है। बेटा जो इंसुलिन जिसमें दी जा रही होती है, हमने ये कहा था कि देयर इज ए मेटाबॉलिक अबनॉर्मेलिटी। जब हम डायबिटीज़ को डिफाइन कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि इसके अंदर मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड हो जाता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो, चाहे वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो, चाहे वो फैट मेटाबॉलिज्म हो, ऐसे डिफाइन किया था। अब इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम इसलिए बेटा कहा जाता है, जिस तरह टाइप 1 के अंदर हम इंसुलिन दे रहे होते हैं लेकिन एक्सोजीनियस इंसुलिन दे रहे होते हैं, उसमें हम क्या प्रिवेंट कर रहे होते हैं? कीटोसिस को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। लेकिन डू यू थिंक कि उसके अंदर मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटीज़ नहीं आ रही होती? डेफिनेटली बेटा उसके अंदर भी आ रही होती हैं, लेकिन उसमें हम सफिशेंट अमाउंट में इंसुलिन दे रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो गई है ना, तो उसके रिजल्ट में हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इंसुलिन नहीं देते, हम ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट से ट्रीट कर रहे होते हैं। अब ये जो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स होते हैं समटाइम्स दे विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू हाइपरग्लाइसीमिया, और ये जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है ये भी अगेन मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटीज काज कर रहा होता है। इसलिए इसके अंदर जो ओबेसिटी है वो मेन काज है कि जब बंदा ओबीज होता है, ओबीज होने के रिजल्ट में वो जो ग्लूकोज वो जो इंसुलिन नॉर्मली प्रोड्यूस होनी होती है वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होती। आपने क्या किया? ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स दे दिए। अब ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स दिए, लेकिन जो ग्लूकोज जिसने सेल के अंदर जाना था इन दी प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन, वो इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से सेल के अंदर नहीं जा सकती। अब जब सेल के अंदर नहीं जाएगी तो वो सेल के अंदर मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटीज काज करती है। अब जब मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटीज होंगी तो उस कंडीशन में इसको कहा जाता है कि दैट इज ए मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और इसके अंदर ओबेसिटी मेन काज है। या वो पेशेंट्स जिनके अंदर प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड का लेवल हाई हो। तीसरी कंडीशन वो पेशेंट्स जो कि हाइपरटेंसिव हो लेकिन उनके साथ कोई सिस्टेमिक डिजीज चल रही हो। इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनके अंदर लो लेवल ऑफ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो, तो उनके अंदर बेटा मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटीज के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे। अगर आप वहाँ पे इंसुलिन नहीं देंगे तो वो पेशेंट्स के अंदर ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स उनकी डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स से डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो उसमें इंसुलिन दी जा रही होती है, इसलिए वी कांट से कि दैट इज ए नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। आप ये कह सकते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम है, आप ये कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, लेकिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ नहीं कह सकते। और इसकी मेन कॉज जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो रहा होता है टाइप 2 के अंदर, उसकी मेन कॉज ओबेसिटी है। वो पेशेंट्स ओबीज होंगे, उनके अंदर एक तो सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही होगी। जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही होगी तो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक उसको ट्रीट नहीं कर सकते। इसलिए ओबेसिटी वाले पेशेंट्स जो कि टाइप 2 के अंदर आते हैं, जिनके अंदर 80 to 90% टाइप 2 में ओवरवेट की वजह से होता है। इसलिए अगर कोई भी पेशेंट्स आपको नज़र आता है ओवरवेट वाला, तो उसको पहली ऑप्शन पे लेके आए कि अपना वेट रिड्यूस करें, अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो। अब जो ओबीज पेशेंट्स होते हैं, मैं बेटा अगेन बता रहा हूँ, जो ओबीज पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस फ़ौरन से फ़ौरन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। और दूसरा प्रॉब्लम उनके अंदर ये होता है कि जो ग्लूकोज लीवर से प्रोड्यूस हो रही होती है उसकी इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाती है, इम्पेयर्ड सेपरेशन ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय द लीवर, जिसके रिजल्ट में हाइपरग्लाइसीमिया होता है और हाइपर इंसुलिमिया होना शुरू हो जाता है। और ये दोनों चीज़ें मेटाबॉलिक सिंड्रोम को लीड कर रही होती हैं।
अब बेटा ये नॉर्मली अगर ओवरवेट हो जाता है तो उसको कंट्रोल किया जाता है, लेकिन जिन फैमिलीज़ के अंदर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, आइडेंटिफाइड चीज़ें हैं कि इन पेशेंट्स के अंदर डायबिटीज़ डायग्नोज हुई हुई है, टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है, तो उनको पहला काम वेट रिड्यूस करवाना चाहिए। नॉर्मली अगर एक पेशेंट्स का वेट इंक्रीज हो रहा है और उसकी जीन्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं है तो वो वेट को रिड्यूस कर सकता है। अगर वेट इंक्रीज करता जाएगा अनटिल अनलेस के एलिफेंट की तरह ना बन जाए, तब तक उसके बीटा सेल से इंसुलिन प्रोड्यूस होती रहेगी। लेकिन अगर रेजिस्टेंस होना शुरू हो गई या ऑटो इम्यून सिस्टम कोई अब नॉर्मली एक्टिवेट हो गया, ऑटो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होना शुरू हो गई, तो देन ही विल बी ए सफरर ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 है या टाइप 2 है वो डिपेंड करेगा। ओके अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर होता क्या है बेटा, अगेन बता रहा हूँ कि ऐसी कंडीशंस जिसके अंदर सर्टेन कोमॉर्बिड इलनेस होती हैं, कोमॉर्बिडीज होती हैं, जिसके अंदर हाइपरटेंशन है, जिसके अंदर प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा होता है, ओबेसिटी मेन वजह होती है, लो लेवल ऑफ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती हैं, और सर्टेन बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा होता है, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा होता है। अगर उस पेशेंट्स का सी रिएक्टिव प्रोटीन करवाते हैं तो वो भी पॉजिटिव आ रहा होता है। इसके अलावा बॉडी के अंदर अदर अब नॉर्मल कंडीशन हो सकती हैं, कोई भी माइक्रोवेस्कुलर या माइक्रोवेस्कुलर अबनॉर्मलिटीज़ हो रही होती हैं। इसलिए वो जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होती है इसके अंदर अबनॉर्मल फिब्रिनोलाइसिस होना शुरू हो जाती है। वेस्कुलर एपिथेलियम को जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो अब नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। इसलिए वो पेशेंट्स जो टाइप 2 डायबिटीज़ के मेलाइटस वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर मैक्रोवेस्कुलर अबनॉर्मलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। जो फिब्रिन बेटा को क्लॉट होता है वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। ब्लड वेसल रैप्चर होती है, स्मॉल क्लॉट बनता है, वो जल्दी से पहले मिच्योर होने से पहले रिजॉल्व हो जाता है, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है उसकी। और ये स्मॉल क्लॉट क्या होते हैं, ब्लड के अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं एम्बोलाई की फॉर्म में, और कहीं पे भी जाके ब्लड वेसल को ब्लॉक कर सकती हैं, चाहे वो हार्ट की ब्लड वेसल हो, चाहे वो रेटिना की ब्लड वेसल हो, चाहे वो ब्रेन की ब्लड वेसल हो। तो ये प्री मिच्योर फिब्रिनोलाइसिस काज कर रही होती हैं। इसलिए इसलिए वो पेशेंट्स जो टाइप 2 वाले होते हैं उनको प्रिकॉशनली देखना चाहिए, ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, अनटिल अनलेस कि इनके अंदर जो डेथ रेट है वो भी इंक्रीज होता है। वो पेशेंट्स जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के होते हैं उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन जल्दी डेवलप हो जाती हैं, चाहे वो नेफ्रोपैथी हो, चाहे वो न्यूरोपैथी हो, चाहे वो रेटिनोपैथी हो। और बेटा एक्स सिंड्रोम आई थिंक कह सकते हैं, लेकिन बेटा मुझे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम कंफर्म ये कहते हैं। एक्स सिंड्रोम का बेटा अभी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं इसको देखूंगा कि अगर कहते हैं तो आई विल लेट यू नो। ये आपका क्वेश्चन मेरे ऊपर कर्ज रहा, एक्स सिंड्रोम बेटा कंफर्म बता दूंगा, लेकिन अभी मुझे नहीं पता इसका एक्स सिंड्रोम कहते हैं या नहीं कहते। बुक में नाम है किस चीज़ का बेटा, एक्स सिंड्रोम का। बुक में बेटा ये लिखा हुआ है कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम है उसको एक्स सिंड्रोम कहते हैं। बेटा एग्जैक्ट मुझे नहीं पता इसका एक्स सिंड्रोम क्या है, ठीक है। एक्स सिंड्रोम मैं पढ़ूंगा, ये आपका क्वेश्चन मेरे ऊपर कर्ज रहा, और मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से ये डिस्कस करूंगा कि एक्स सिंड्रोम क्या है। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को एक्स सिंड्रोम कहते हैं या मेटाबॉलिक सिंड्रोम को एक्स सिंड्रोम कहते हैं तो देन आई विल लेट यू नो, लेकिन अभी मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैंने नहीं देखा। ये शायद मैंने पढ़ा हो या मुझे भूल गया हो, लेकिन मुझे अभी कंफर्म नहीं है, और जो चीज़ मुझे कंफर्म नहीं होती मैं बेटा नहीं बताता वो, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर क्या क्या डिफ्रेंशिएशन होती है, तो मेरा ख्याल है कि आप आज हम टाइप 1 और टाइप 2 कर लिए। इसके अलावा हम बाद में जेस्टेशनल डायबिटीज़ GDM के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और इसको भी एक छोटा सा रिव्यू ले लेंगे कि टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर क्या क्या होता है। अगर आप थोड़ा सा डबल वाइस आ रही है
अच्छा, ठीक है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर बेटा थोड़ा सा एक डिफ्रेंशिएशन है, वो अगर कर लेते हैं तो आप लोगों की ज़िंदगी और आसान हो जाएगी। ठीक है, पहली जो चीज़ है कि बेटा बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन। बेटा अगर बाल पेन है तो आप ये चीज़ें नोट कर लें, आप लोगों की ज़िंदगी आसान कर देगी। बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन, अगर हम बीटा सेल की बात करते हैं तो जो बीटा सेल टाइप 1 के अंदर होता है, टाइप 1 के अंदर बीटा सेल की कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन हो जाती है। लेकिन अगर हम टाइप 2 की बात करते हैं ना, ओके, अगर हम टाइप 2 की बात करते हैं तो इसके अंदर बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन नहीं होती, लेकिन जो उसका फंक्शन होता है दैट विल बी रिड्यूस्ड, उसके फंक्शन के अंदर रिडक्शन आना शुरू हो जाती है। ओके, इसके अलावा अगर हम ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की बात करते हैं, जो कि हमने ऑटो इम्यूनिटी की बात की थी, ऑटो इम्यूनिटी की बात की थी, अगर हम ऑटो इम्यूनिटी की बात करते हैं तो जो टाइप 1 होती है उसके अंदर मेन फैक्टर ही है HLA का होता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन का होता है, और उसमें टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर दैट विल बी पॉजिटिव, और टाइप 2 के अंदर HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन का कोई रोल नहीं होता, ऑटो इम्यूनिटी होती नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम फैमिली प्रीडिस्पोजिशन की बात करें कि फैमिलियल कौन सी होती है, तो मैं अभी भी आपको बता रहा था कि जो टाइप 2 होती है उसमें 80 to 90% फैमिली डिस्पोजिशन होती हैं, जीन्स इन्वॉल्व होती हैं, और अगर हम टाइप 1 की बात करें तो उसमें सिर्फ ओनली 50% इन्वॉल्व होती हैं। बेटा क्या रिपीट करना है, रिपीट क्या करना है बेटा, जल्दी बताएं, आप लोगों का सिर्फ टाइम 2 से 3 मिनट रह गया है, लेकिन हम ये रिपीट कर लेंगे दोबारा क्लास में, नेक्स्ट क्लास में भी रिपीट कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर हम इसकी एज के बारे में बात करें तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है, ओके, फैमिली वाला बेटा बता देता हूँ। फैमिली डिस्पोजिशन में, प्री डिस्पोजिशन में हम बात कर रहे थे कि जेनेटिक्स, जीन्स की बात कर रहे थे, तो मैं टाइप 2 के अंदर बेटा ये लिखा हुआ था बुक के अंदर कि ये 80 to 90% फैमिली डिस्पोजिशन की वजह से होती है, जीन्स में प्रॉब्लम की वजह से होती है। लेकिन जो टाइप 1 है उसमें सिर्फ 50% की वजह से हो रही होती है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव भी आ गया, आएगा डिफरेंट, डेफिनेटली बेटा, एग्जैक्टली, वेरी गुड। एब्सोल्यूट और रिलेटिव डेफिशिएंसी वाली बात भी आएगी, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। इसके अलावा एज की अगर हम बात करें तो हमेशा टाइप 1 जो होएगी ये मेच्योरिटी से पहले पहले होएगी, इसलिए हम उसको मेच्योरिटी ऑन सेट ऑफ यंग भी कह रहे थे, तो लेस देन 18 या 20 ईयर्स से पहले पहले हो जाएगी। और जो टाइप 2 है वो मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एज में होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा टाइप 1 के अंदर बेटा जो साइन और सिम्टम्स अपेयर होते हैं, जिसमें 3 पोलीज हैं, 3 पोलीज, पोलीयूरिया है, पोलीडिप्सिया है और पोलीफेजिया है, ये एट वंस अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें टाइप 2 के अंदर तो ये जो 3 पोलीज होती हैं ये स्लोली और प्रोग्रेसिवली अपेयर होना शुरू हो जाती हैं। तीसरी कंडीशन अगर हम वेट की बात करें तो वो पेशेंट्स जो टाइप 1 वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर नॉर्मल वेट होता है, लेकिन अगर हम टाइप 2 की बात करें तो उनके अंदर पेशेंट्स ओबीज होते हैं। ये 4 से 5 चीज़ें हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें इंसुलिन की, जिस तरह हमने बीटा सेल की बात की है, इसी तरह अगर हम इंसुलिन की बात कर लें, एक और पॉइंट बन जाएगा आपका कि जो इंसुलिन होती है वो टाइप 1 के अंदर तो बिल्कुल प्रोड्यूस ही नहीं होती, क्योंकि बीटा सेल नहीं होंगे, डेफिनेटली उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी। इसलिए जैसे आप कह रही थी कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव की बात करते हैं, तो इसमें कंप्लीट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होती है टाइप 1 के अंदर। और टाइप 2 के अंदर क्या होता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रही होती है लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होती। और टाइप 1 के अंदर कीटोसिस हो रही होती है, कीटोसिस से प्रिवेंट करने के लिए आप उसको इंसुलिन दे रहे होते हैं। और टाइप 2 के अंदर आप ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट से ट्रीट कर रहे होते हैं, राइट। ओके, आज के लिए मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है बेटा। रिपीट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको कर दूंगा, ये जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर डिफ्रेंशिएशन है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद हमने जीडीएम के बारे में डिस्कस करना है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, और बाकी इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। कल है ना 5 to 7 PM, ओके, बी रेडी फॉर दैट। सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास। हैव ए ब्लेस्ड इवनिंग, बाय बाय।